क्रिस्टल प्लेन एवं मिलर इंडिसेस। क्रिस्टल प्लेन बेसिकली लेटिस बिंदुओं से होकर गुजरने वाले समांतर एवं समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंट जो तल होते हैं, इनसे मिलकर अपन मानते हैं कि क्रिस्टल लेटिस बना हुआ। इन तलों को अपन लेटिस तल बोलते हैं अथवा क्रिस्टल तल कहते हैं। और दो क्रमिक जो लेटिस तल के बीच की दूरी है उसको हम बोलते हैं लेटिस इंटरवल। लेटिस इंटरवल तो दो क्रमिक जो तल हैं उसके बीच की दूरी, उसको हम बोलेंगे लेटिस इंटरवल। और किसी लेटिस में लेटिस तलों को तय करने के या को चुनने के हमारे पास में कई ऑप्शंस हो सकते हैं। हम अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं अथवा कई बार अलग अलग तरीके से चूज़ करने पर लेटिस बिंदुओं की संख्या एकांक क्षेत्रफल के अंदर बदल जाएगी। एक उदाहरण के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर बिंदु एक्सेप्ट सिमेट्रिकल नहीं हो तो इसको अपन को सिमेट्रिकल मानना है। मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ तो उनको थोड़ा सा आसान रहेगा। कॉपी सही नहीं हो रहा तो लेटेस्ट मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। इसमें जो हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अपन एक तल ले सकते हैं ये इस लाइन्स के जोड़ कर। अगर हम ये तल नहीं लेना चाहें तो हम एक तल इस तरीके से ले सकते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन को जोड़ के अपने इस तरह से खड़े बन जाए। इसके अतिरिक्त और भी हम तरीके से तल ले सकते हैं। मसलन इसके अंदर देखिए आप, अपन एक तल इस तरीके से ले लिया जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हो। या हम और भी दूसरे तल को लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। मसलन हम इस तल को ले लें तो इस तरह से हमारे पास में ऑप्शन है कि हम किस तरह से क्रिस्टल तलों को चयन करेंगे। क्रिस्टल के में किसी लेटिस तल के तीनों दिशाओं के साथ बनाए गए कोण अथवा तीनों दिशाओं से जो उसका झुकाव है, जो कि जैसे मैं आपको बता दूं एक्स वाई और जेड दिशाओं के अंदर एक्स वाई एंड जेड, मान लो कोई तल है, उसका इन तीनों के सापेक्ष जो झुकाव है, मान लो कोई तल इस तरीके से है, तो इनके तीनों के साथ जो झुकाव है इसको व्यक्त करने की एक विधि मिलर ने हमको दी थी। साइंटिस्ट थे जिसको हम मिलर सूचक बोलते हैं, मिलर इंडिसेस या मिलर सूचक। इसको एच के और एल से हम व्यक्त किए जाते हैं। ये इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो मिलर सूचक वे छोटे से छोटे 3 पूर्णांक हैं जिनका अनुपात उस तल के द्वारा x, y व z अक्षों पर कटे अंतःखंड जो इंटरसेप्ट हैं, ये जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ से इधर ये इधर ये, इनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर है। अर्थात अगर मान लो कि इस क्रिस्टल के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर इसकी लंबाई L1 है, x में इधर L2 है और इधर L3 है जो अंतःखंड कटे हुए हैं, तो मिलर इंडिसेस हम एच के एल कैसे लिखेंगे? एच के एल विल बी इक्वल टू 1/L1, 1/L2, 1/L3। इस प्रकार अगर हम मिलर क्रिस्टल तल के मिलर सूचक ज्ञात करना चाहें तो एक सिंपल सी अपन इसको विधि ले लेते हैं, इसको अपन एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम
उस क्रिस्टल तल द्वारा तीनों क्रिस्टलीय एक्सेस जो है x, y व z अक्ष पर जो अंतःखंड कटे हैं, अंतःखंड की लंबाइयाँ लेनी है हमको। लंबाइयाँ हमको ज्ञात करनी है। मान लो कि जो x एक्सिस पर जो L1 है वो है P टाइम्स A, L2 है वो है Q टाइम्स B और L3 है R टाइम्स C। तो A तो लेटेस्ट कांस्टेंट हो गया ABC और P, Q और R उसके ये दर्शाएंगे कि हम वो अंतःखंड की लंबाई इसके A, B और C के सापेक्ष क्या है क्रमशः। अब हम क्या करेंगे कि P, Q और R के व्युत्क्रम लेंगे तो वो हो जाएंगे 1/P, 1/Q और 1/R। ये हो गया दूसरा। तीसरा होगा कि हमको क्या करना है, जो ये P, Q, R जो है इनके हमको जो व्युत्क्रम का LCM लेना है और इसको प्रत्येक व्युत्क्रम में गुणा करना है। LCM को प्रत्येक व्युत्क्रम में गुणा करना है। इससे क्या होगा कि ये जो संख्या है ये भिन्न है तो ये पूर्णांक के अंदर बदल जाएगी, पूर्ण संख्या बदल जाएगी। रिजल्ट क्या रहेगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब अपन ये तीसरा पॉइंट होगा, इससे अपन को मिलर इंडिसेस ज्ञात हो जाएंगे। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट अपना देखते हैं, P इक्वल टू अपना है 3, Q अगर 4 है और R मान लो कि 5 है, तो हमारे इसके अनुसार 1/P या P1 -1 कितना हो जाएगा, 1/3, Q -1 1/4, R -1 1/5। अब इन तीनों के जो हर हैं उनका अनुपात लेना है अपने को, डिनोमिनेटर का, व्युत्क्रम का जो हर का, डिनोमिनेटर का जो नीचे जो संख्या आ रही है P, Q और R, इसका अपन LCM लेंगे। तो इनका LCM यहाँ पर कितना होगा, 60। व्युत्क्रम अगर होगा तो हो जाएगा 60, 3, 4, 5, 5 और 20 दिए 60। अब जो अपना एच के एल वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में, एच के एल इक्वल टू पाँच हो जाएगा। तो ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस जो आया होगा 20, 15 और 12। ये हम मिलर इंडिसेस, इसके अगर हम इसको समय तक कॉमन नहीं लगाते हैं और मिलर इंडिसेस को हम जो व्यक्त करते हैं वो ब्रैकेट के अंदर एच के एल, तो हम इसको लिखेंगे 20, 15, 12। अब किसी क्रिस्टल तल पर अक्ष पर तल द्वारा काटे गए जो अंतःखंड की लंबाई अगर ऋणात्मक है, मान लो कि वो x की बजाय -x में काट रहा है या y की बजाय -y की तरफ काट रहा है, तो मिलर सूचक को जो संख्या के ऊपर हम एक बार लगा देंगे। मान लो कि ये वाला संख्या माइनस में होता तो हम माइनस लगा देंगे, इधर माइनस नहीं लगाएंगे। अगर उसका अंतःखंड ऋणात्मक है तो जो वाला अंतःखंड ऋणात्मक है उसके ऊपर हम एक बार लगाकर उसको व्यक्त करेंगे। अब इसी वाले केस में अगर मान लो अपने अंतःखंडों की लंबाई 3a, -4b और 5c होती तो हमारा मिलर सूचक क्या हो जाता, 20, -15 और 12। तो एक और कंडीशंस आती है कि मान लो कि कोई क्रिस्टल तल किसी अक्ष के समांतर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई एक अक्ष है, जैसे ये अक्ष है, वो कोई एक प्लेन है जो इस अक्ष के, मान लो कि x के समांतर है।
बार फिर से बना देते हैं। हमारा जो तल है वो इस ये x है, ये y है, ये z है। तो हमारा तल x और y प्लेन के समांतर है, किसी अक्ष के समांतर है। तो ये x अक्ष के भी समांतर है और y अक्ष के भी समांतर है। ऐसी स्थिति में हम इसका मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे? तो S में आप ये देखिए अंतःखंड की लंबाई क्या होगी इस केस के अंदर। अगर कोई पैरेलल है तो अंतःखंड की लंबाई क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा इस केस के अंदर? p इक्वल टू इन्फिनिटी, q इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों की तरफ अनंत में मिल रहा है। और r का कोई वैल्यू होगा, जहाँ पर भी वो c एक्सिस में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो मिलर इंडिसेस इस समय क्या निकलेंगे? इसके सूचकांक क्या होंगे? क्योंकि ये 1/इन्फिनिटी तो 0 0, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 0। अब इसका कुछ भी पॉइंट हो ये 1 ही बनेगा, क्योंकि हम जब इसको लघुत्तम लेके करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या है। इसी प्रकार 0 1 0 भी एक प्लेन होगा, 1 0 0 भी एक प्लेन होगा। ये प्लेन किस तरह के होंगे? 0 1 0 प्लेन होगा वो z और x के समतल होगा, और 1 0 0 होगा वो y z के समतल हो जाएगा। और 1 0 0 जो प्लेन है, अपन एक बार इसको देखते हैं कि हाउ डज इट लुक। तो इस वाले प्लेन के अंदर अपन ने देखा था अभी कि ये अगर अपन इसको चेंज कर दें, एक्सिस को चेंज कर दें, इधर की तरफ x ले लें, y ले लें, z ले लें, तो ये जो प्लेन अभी अपने बनाया, ये प्लेन y z के सापेक्ष हो जाएगा। ये वाला प्लेन अपना कहलाएगा 1 0 0। ठीक इसी तरह से एक और दूसरा मैं आपको बना के बताता हूँ। मान लो कि ये अपना क्यूब है, इस क्यूब के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो तल है, ये वाला तल, इस तल का मिलर इंडिसेस कितना होगा? अब अपन ने इस बार x इधर माना है, y इधर माना है और z इधर माना है। कितना होगा? ये x की, ये z एक्सिस की पैरेलल है और x और y को काट रहा है किसी जगह पर, तो बराबर जगह पर काट रहा है क्योंकि अपना क्यूब है। तो ये हो गया 1 1 0। ठीक इसी तरह से अगर मान लो एक दूसरे क्यूब की बात करें जिसके अंदर x y z और अंतःखंड ये भी क्यूब का ही है, यानी कि हमारा क्यूब इस तरह से है। ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये तीनों पॉइंट। तो इसका मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा? तो तीनों ही x y और z तीनों को ही कॉर्नर से काट रहा है, तो इसका मिलर इंडिसेस 1 1 हो गया, क्योंकि इस क्यूब के सारे जो लेटिस कांस्टेंट है वो सारे के सारे a हैं, तो ये 1 1 1 प्लेन हो गया। ये वाला उसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे अब अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एक क्यूब के साथ साथ में उसके फेस के सेंटर में भी लेटिस पॉइंट होता है। जैसे अपन इसमें देखते हैं, ये सिंपल क्यूबिक बनाया
और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक सामने वाली तरफ और एक पीछे वाली तरफ। ये जो चारों हैं, जो एक ये भी अपने में एक तल का निर्माण कर सकते हैं। कोई क्योंकि ये तो एक कॉन्टिन्यूस है तो सतत पे चलता रहेगा, तो ये भी एक तल होगा। तो इस तल का पॉइंट कितना होगा, क्योंकि ये आधे पर काट रहा है तो इसका पॉइंट हो जाएगा 2 0 0। अगर कोई तल इस तरह का हो कि यहाँ चूँकि इस तरफ भी पॉइंट होंगे, तो इस दोनों पॉइंट से मिलकर अगर कोई बनता है, ये वाला जो तल था ये भी ये वाला तल था जो कि 2 2 0 है। और अगर उन दोनों पॉइंट से मिलकर बनेगा कोई तल, तो वो तल हो जाएगा 2 2 0। ये 2 0 0 था क्योंकि ये x y z, तो y और z के पैरेलल था। वो वाला जो होगा वो x को भी यहाँ, ये x को यहाँ कट कर रहा है, y को यहाँ कट कर रहा है, z के पैरेलल है, तो x y का 2 2 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरीके से हम किसी भी तरह के, मान लो कि अपन को एक तल ज्ञात करना जो 2 2 2 है, तो ये 2 2 2 तल कैसे ज्ञात, कहाँ होगा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। x y z, कोई सेंटर पे यहाँ पे कोई बिंदु है जो इसको काटना है, तो ये तल हमारा क्या कहलाएगा, 2 2 2। अब अंतर केंद्रित घनाकार के अंदर परमाणु घन के केंद्र पर भी एक परमाणु होता है, तो इसलिए उसके अंदर भी इस तरीके से कुछ अलग पॉइंट अतिरिक्त तल बन जाएंगे, जो कि डिपेंड करता है कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री किस तरह की है। क्रिस्टल की ज्योमेट्री के आधार पर ही ये तल निर्धारित होंगे। कल हम लैटिस अंतराल और उनके बीच में जो क्रिस्टल तलों के बीच में जो सेपरेशन है उसको ज्ञात करने का फार्मूला डिराइव करेंगे।